नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3 शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज से पहले जो भी हमारा चैप्टर अभी रिकॉर्ड हुआ था उसमें हमने सोलेनॉइड तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा? अपन ने जो सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है चीजों को मैग्नेटाइज करने के लिए। अब कौन सी चीजें? जब सोलेनॉइड के अंदर, ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है। जब सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन पीस को रखा जाता है, किसको रखा जाता है बेटा? एक सॉफ्ट एंड प्योर आयरन पीस। ये क्या है? सॉफ्ट एंड प्योर आयरन पीस, ठीक है। तो इसके जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से ये जो आयरन पीस है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी कैसे बिहेव करने लगता है? एज अ मैग्नेट, जिसका यूज की इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, ठीक है, टॉयज में होता है, टेलीफोन्स में होता है, ठीक है। इन चीजों में इसका यूज होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? आप सीधी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन अ सॉफ्ट आयरन पीस इज पुट इनसाइड अ सोलेनॉइड, when a soft iron piece is put inside a solenoid, this piece starts behaving like a magnet, and this is called a electromagnet, which is used in electric motors, toys and telephones, ठीक है। ये आपको लिखना है। इतनी चीजें आप देख लीजिए जल्दी से फटाफट से। अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेसिकली ये क्या होता है बेटा? ये क्या बात हुई कि भैया मैग्नेटिक, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब आप कह रहे हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगता है जब वो कहां रखा जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लो ये एक वायर है, ये ए बी एक वायर है, ठीक है, ए और बी। इस ए बी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और इसको मैं एक हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर रख देता हूं, ठीक है। काय के अंदर रख देता हूं बेटा? हॉर्सशू मैग्नेट। ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, रख दिया बेटा इसके अंदर। तो ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। और ये जो वायर है ए बी, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से आपस में टकराएंगे और एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो फोर्स या तो अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? अट्रैक्टिव। या तो फिर ये कैसे नेचर का हो सकता है? या तो फिर ये हो सकता है रिपल्सिव नेचर का। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसके लिए आप क्या थ्योरी लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside a magnetic field, it experiences a force. अब ये जो फोर्स है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये जो फोर्स है ये सबसे पहले डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है ये बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है कि एक और चीज पे डिपेंड करता है। एक और चीज क्या है? वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं। सुनो, मैंने क्या बोला आपको? मैंने पहला पॉइंट आपको ये समझाया कि करंट के डायरेक्शन पे रहता है और दूसरा क्या समझाया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रहता है। जैसे अगर मैं इस नॉर्थ साउथ वाले को साउथ नॉर्थ कर देता हूं, मतलब अगली जो मेरी हॉर्सशू मैग्नेट बनाता हूं मैं उसको मैं ऐसा बना देता हूं कि इस तरफ मेरा नॉर्थ आ जाए और इस तरफ साउथ आ जाए, और वायर वही सेम वायर है ए बी, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा कि मान लो अगर पहले इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। कैसा? आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगने लगेगा बेटा? इनवर्ड लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा? इनवर्ड। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है,
क्या है ये? एक हॉर्सशू मैग्नेट है। इसके अंदर ये ऐसे मैंने एक वायर रख रखा है, बीच में से ऐसे होल कर रखा है इधर, और ये वायर रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैग्नेट है, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ये वायर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एक या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, और डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये जो वायर है या तो ये बाहर की तरफ, मतलब ये अगर ऐसा है तो या तो ये बाहर की तरफ जाएगा या इससे स्टिक हो जाएगा। इन दो में से कोई सा एक केस पॉसिबल होगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये फोर्स लगा रहा है जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का है। अब ये मान लो पहले ये मेरी हॉर्सशू मैग्नेट रखी है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वायर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तो ये इससे दूर जा रहा था। कहां जा रहा था बेटा? इससे दूर जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसके फेसेस को चेंज कर दिया, मतलब मैंने नॉर्थ इस तरफ कर दिया और साउथ इस तरफ कर दिया, और जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो अब ये दूर जाने की बजाय पास आ रहा है, मतलब स्टिक हो गया उससे जाके, बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया उससे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये किसकी वजह से चेंज हुआ? ये हुआ करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। अब अगर मेरा ये वायर ए बी है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, और अगर मैं इस वायर को उल्टा कर देता हूं तो अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, तो भी इसके फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यही चीजें हम इस चीज से हम पता लगाते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब एक रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, तो अगली जो आपकी हेडिंग आती है वो आती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा इंपॉर्टेंट रूल है, 3 मार्क्स में डायरेक्ट एज इट इज रूल के बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? देखो फ्लेमिंग्स ने क्या कहा कि अपने ये जो लेफ्ट हैंड की ये जो 3 फिंगर्स हैं, इसमें से ये वाली आप मिडिल फिंगर होती है, ये वाली 4 फिंगर होती है, और ये वाला थंब होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं ऐसे, ठीक है, ये मैं एज इट इज इसको ऐसे ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर हो गई, और ये वाली मिडिल फिंगर हो गई, ठीक है। 3D है, आप समझ सकते हो इन चीजों को, ठीक है। ये हो गया, मैं थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो सेम फ्लेमिंग्स ने भी क्या कहा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को, ये क्या है बेटा? ये है थंब, THUMB थंब, ये है 4 फिंगर, FORE 4 फिंगर, सीधे जा रहे हैं, और ये क्या है? ये है बेटा मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर। 4 फिंगर, ठीक है। अब इससे आपको उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड के, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो हो गया। देन के बाद इन्होंने क्या बताया? देन इफ मिडिल फिंगर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ, बताओ, मिडिल फिंगर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन बताएंगे आप? बताओ, सोचो, मतलब किस चीज के ऊपर बेस्ड हो सकता है ये? एक बार फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया, उसने कहा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर तो हो गया मैंने, ठीक है भाई, अच्छी बात है भैया, मैंने परपेंडिकुलर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताना क्या चाह रहा है? बताना क्या चाह रहा है ये? देखो क्या बताना चाह रहा है ये कि इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड such that middle finger is showing magnetic field, middle finger is showing direction of magnetic field, ठीक है। किसका डायरेक्शन बता रही है? मैं गया था मार्कर उठाने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? एंड मिडिल फिंगर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, middle finger is showing direction of current, then the thumb will show direction in which force is exerted, the thumb will show the direction of force, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है? इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ अ लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other, and if 4 finger is showing direction of magnetic field, middle finger is showing direction of current, then thumb will show direction of force, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया, ये तो यहां पर आप लिख लो, F फादर
यहां पर आप लिख लो मदर और यहां पर आप लिख लो चाइल्ड, FMC, ठीक है। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी चाइल्ड मतलब करंट। तो अगर आपको मदर और चाइल्ड के बारे में पता है पहले से तो आप किसका डायरेक्शन बता सकते हो, आप फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो, यानी कि फादर के डायरेक्शन के बारे में आप बता सकते हो। ये होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको आपको नोट डाउन करना है, एज इट इज ये पूछा जाता है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। मान लो ये वायर, ठीक है, और इस वायर में इधर करंट फ्लो हो रहा है, विजिबल है आपको वहां का पॉइंट, हाँ, इधर करंट फ्लो हो रहा है, ये आई है, करंट का फ्लो है ये, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, ऊपर से नीचे, बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मैं सिमिलरली इस वायर को एज्यूम कर लेता हूं, इस तरफ मेरा करंट जा रहा है, इस तरफ मेरा करंट जा रहा है यहां से यहां की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है। तो मुझे बताना है कि इस वायर पे फोर्स कहां लगेगा। तो मैं देखता हूं फोर्स कहां लगेगा भाई, फोर्स ये रहा मेरा करंट, तो इस वायर को मैं जब ऐसे रखूंगा, इस वायर को मैं ऐसे रखूंगा, उसके बाद मैंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और करंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये रहा मेरा करंट और ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने ऐसा कर लिया, ये रहा करंट सी, मतलब ये रहा करंट और बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किस तरफ जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ। इसका मतलब इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस वायर पे जो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हमें एसी और डीसी के बारे में भी पढ़ना है। अच्छा ये एक चीज और समझ लो, कभी अगर ऐसा डायग्राम वो बना के देता है आपको एग्जाम में कि इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब देखो करंट नीचे की तरफ और फील्ड इस तरफ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सी मतलब करंट नीचे की तरफ होना चाहिए और फील्ड इस तरफ की बजाय इस तरफ होना चाहिए। तो हाँ भाई ठीक है, ये लो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, करंट नीचे की तरफ है और फील्ड इस तरफ है। तो ये जो थंब जा रहा है वो इनवर्ट जा रहा है, मतलब इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वहां पर आपको इस लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए। फटाफट से नोट करो। चलो बेटा, अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है डीसी एंड एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो देखो डायग्राम से मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। ये जो मैंने वेव्स बनाई है, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है दोनों तरफ, ये जो लाइन है ये ओरिजिन टाइम वाली लाइन है, ये भी टाइम वाली लाइन है, ठीक है। डायरेक्ट करंट में आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर आपको डीसी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप डीसी की डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट इज अ करंट व्हिच डज नॉट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बट ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डीसी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, डबल एच जो भी आता हो बेटा, ट्रांसफर्ड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस due to heavy loss of energy, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट करंट को 200, 500, 1000 किलोमीटर तक ट्रांसफर करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट करंट में बहुत ज्यादा अमाउंट लॉस होता है किसका, एनर्जी का। मतलब मैं मेरे घर से तो भेज रहा हूँ 500 वोल्ट, कितने वोल्ट भेज रहा हूँ, 500 वोल्ट, लेकिन भोपाल के बाहर कितने वोल्ट जा रही है, मात्र 50 वोल्ट जा रही है, 100 वोल्ट जा रही है, क्योंकि बाकी की एनर्जी क्या होती जा रही है, ट्रांसफरिंग में वेस्ट होती जा रही है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर, कि एसी में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। AC कैन बी ट्रांसफर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, इसमें बहुत कम लॉस होता है बेटा, एनर्जी का बहुत कम, इसीलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है और इसीलिए ये भी सबसे बड़ा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, तो आपको लिखना है डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू हैवी लॉस ऑफ एनर्जी, बट एसी कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर। ये हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा आपको लिखना है
देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका जब मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं उठती, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो, फ्रीक्वेंसी इज जीरो। ठीक है, अच्छा इंडिया के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज है बेटा, 50 हर्ट्ज। कंट्री टू कंट्री ये वेरी करती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, किसी और कंट्री में ज्यादा या कम हो सकती है। ये चीज आपको समझ में आई बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पक्का? ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बनवा ही दिया है, मतलब आपको मैंने अभी तक 3 पॉइंट लिखवा चुके हैं। ठीक है, इन चीजों को आपको देखना है। बाकी एक और पॉइंट अगर आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए कि जो डायरेक्ट करंट है वो सीधा ट्रेवल कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट ट्रेवल्स इन सिंगल डायरेक्शन, इट ट्रेवल्स इन a single direction, it travels in a single direction। ठीक है, but AC changes its direction, AC changes its direction। ठीक है, चलो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, आशा करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इस चैप्टर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो मैं आपको 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बना के या फिर शॉर्ट्स बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अगला चैप्टर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं 10th का जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं करवाया है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो उन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा। जो भी आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं उनमें अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मस्ती करते रहिए और पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।